तरीके से वीडियो आपको लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि इससे जुड़े कैसे प्रश्न आते हैं और इसको आपको आंसरिंग कैसे करना है। बट यहाँ जहाँ तक जेट की बात करें, नेट की बात करें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो इसका थोड़ा एक डायमेंशन अलग है, उसका थोड़ा लिखने का डायमेंशन कुछ अलग हो जाएगा, तो उसको अलग तरीके से चर्चा करेंगे हम लोग। मगर आज हम लोग उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक अगला टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। समझ जाइए कि जियोमॉर्फोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इवन कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ही कहीं ना कहीं आज के वक्त में पृथ्वी पर जो तमाम वलित पर्वत, जिसको आप फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, इन माउंटेन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी जो सबसे बेहतरीन व्याख्या अगर कोई कर रहा है और जिसको दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं या चाहे जोग्राफर्स हैं वो इसको मानते हैं और इसी को आधार बनाकर रिसर्च भी करते हैं, तो ये पूरे वलित पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में सबसे बेस्ट सिद्धांत है आपका। दूसरा चीज़ आप देखिएगा कि साथ ही साथ जब प्लेटों का मूवमेंट होता है तो इस प्लेटों के मूवमेंट के कारण बहुत सारी डिजास्टर्स भी देखने को मिलती है आपकी। जैसे कि अगर हम बात करें जो अर्थक्वेक या भूकंप की घटनाएं घटित होती है, पृथ्वी तो पूरा का पूरा क्षेत्र में भूकंप कहीं भी आ सकता है, आप कोई इसको 100% खारिज नहीं कर सकता है। मगर क्या कारण है कि पृथ्वी के कुछ ही इलाकों में या कुछ ही जोन में आपको अर्थक्वेक, भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। उन सब की व्याख्या आपको प्लेट्स टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा। इसी ढंग से आप देखिएगा कि क्या कारण है कि किसी भी महासागर में जो हम लोग पढ़ते हैं, मेरियाना ट्रेंच, पेरू ट्रेंच, चिली ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, ये सभी महासागर में जो गर्त हैं, इन गर्तों का निर्माण कैसे होता है, ये तमाम व्याख्या आपको यही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत करेगा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, जैसे कि आप चले आइए अटलांटिक महासागर में केप वर्डे द्वीप है, आप चले आइए अजोर्स द्वीप वहीं पर है, जापान द्वीप समूह का कैसे निर्माण हुआ है, बहुत सारे फिलीपींस के द्वीप ऐसे हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारे आइलैंड्स भी जो हैं उसके निर्माण को भी ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो सत्यापित करता है आपका। तो ओवरऑल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको समझने से आप आने वाले जो 2-3 सेगमेंट हैं, जिसमें आपका अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ये सभी को, और डिजास्टर के मैनेजमेंट्स, ये सब कुछ इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इस टॉपिक की बात करते हैं, हम प्लेट टेक्टोनिक पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्लेट होता क्या है, ठीक है। और जो लोग भी, ईमानदारी से बता रहा हूं, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, जो लोग भी जेट का एग्जामिनेशन को सोच रहे हैं कि इसको लें, उसको अपने प्रिपेयर को तेज कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको इस बात का एश्योर करता हूं कि आपको फुल डेडिकेशन के साथ आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और आइए, अगर आपको लगता है तो डेमो आइए, मैं आपको डेमो 3-4 दिन दूंगा और इस चीज को कंटिन्यू कीजिए कि ताकि जो जेपीएससी में जो हड़बड़ी वाली स्थिति बन जाती है कि अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा कि नहीं, जब मई जून में होगा कि, इस संकट में पढ़ने के बाद आखिर में आपके पास बहुत कम समय बचेगा, तो ये चीजें जो है वो नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो ठीक है, हमारा उद्देश्य, किसी भी संस्थान का उद्देश्य एक आर्थिक उद्देश्य भी होता है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है कि हम सब लोग इसके पीछे हमारा आर्थिक उद्देश्य भी है, परंतु हम बच्चों के साथ पूरी तरीके से डिवोटेड हैं और ये आपको दिखेगा क्लासरूम में, ये चीजें आपको यूट्यूब पर चाहे कहीं भी क्लासरूम में आपको दिखेगा। तो वहां पर मैं ईमानदार हूं, इसलिए मैं आपको इस बात को कहने के लिए इतना उम्मीद से और इतने जोर से मैं आपको बोलने के लिए बोल पा रहा हूं आपको। तो जुड़िए इस चीज में और इसका बेनिफिट उठाइए इस चीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। तो ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक नेक्स्ट। इसको आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक एक करके आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। पहली चीज कि प्लेट है क्या। तो प्लेट क्या है, तो इसको एक इमेज से आपको हम बताते हैं, यहां समझिए, उसके बाद हम लिखेंगे क्या है ना। ज्योग्राफी का ज्ञान है, मानचित्र
ठीक है, आप लोग एमसीक्यू दे रहे हैं मगर आप लोग अनुभव किए होंगे ग्रेजुएशन और पीजी में। तो अब हम, ये पृथ्वी है, हम सब जानते हैं ये क्या पार्ट है आपका, कोर का पार्ट, जिसको आप अंतरतम कहते हैं। ये हम लोग देखते हैं ये कौन सा पार्ट है, ये मेंटल का पार्ट, ये मेंटल का पार्ट। अपर पोर्शन जिस पर जिसके ऊपर धरातल वाली स्थिति है, तो अपर लेयर जो है ये आपका क्रस्ट। अगर इसको हम, ये ऊपरी भाग को अगर देखें, ये ऊपरी भाग आपका क्रस्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये जो क्रस्ट का इलाका है, तो दो चीजों से, एक और चीज से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी अर्थ का एक पार्ट को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखते हैं, सेंटर से एक पार्ट को ऐसे निकाल दिया, क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सेगमेंट बदलेगा, मगर हाँ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अर्थ के सेंटर से लेते हुए एक हिस्सा हमने निकाला। ये आपका ऊपरी भाग है, जहाँ पर्वत है, पठार है, मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं कुछ है, ये ऊपरी भाग है। इसमें आप देखिएगा तो ये जो लेयर हम डाल रहे हैं, इसको मान के चलिए कि ये क्या है आपका, ये आपका क्रस्ट का भाग, ये आपका क्रस्ट का भाग, ठीक है, जिसका औसत गहराई जो होता है वो 30 किलोमीटर होता है। औसत गहराई क्रस्ट की 30 किलोमीटर होती है। परंतु जब कहीं पहाड़ है तो स्वाभाविक है कि जो चीज जितनी ऊंची होगी उसका जड़ भी ज्यादा नीचे होगा। तो वो पहाड़ों की स्थिति में 80 से 100 किलोमीटर तक चला जाता है अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और जहाँ पानी की स्थिति है, अगर यहाँ पानी है अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्रस्ट की मोटाई कम हो जाएगी। इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसको हम और नीचे ले आते हैं। और देखिए इसमें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रस्ट की गहराई कम हो जाती है। अब इतना बताने का मकसद क्या है, इतना बताने का ये मकसद है कि 30 किलोमीटर एवरेज है। पहाड़ों पर्वतों में थोड़ी गहराई ज्यादा होती है, जहां महासागर है वहां पर क्रस्ट की मोटाई आपकी यहाँ पर कम होगी आपकी। और इसके नीचे का जो परत है जिसको आप कहते हैं मेंटिल, क्लियर, ठीक है, जो कि आपका लगभग 2900 किलोमीटर पर है। और इसके नीचे आपका है कोर। तो कोर को भी दो भाग में बांटते हैं हम लोग, क्रस्ट को भी हालांकि दो भाग में बांटा जाता है, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट, मगर यहाँ हमें सेगमेंट अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें न उलझते हुए सीधे आपको बात करेंगे। यहाँ पर ये बाह्य कोर हो गया और ये आंतरिक कोर हो गया, ये सब हम लोग जानते हैं, बाह्य कोर और ये आंतरिक कोर। 5200 किलोमीटर लमसम और 6371। अभी देखिए मेंटल का जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर से ऑन एवरेज नीचे है, इसी मेंटल का जो अपर पोर्शन है, इसमें आप मान लीजिए कि ये अपर वाला मेंटल का जो भाग है जो कि क्रस्ट से जुड़ता है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस भाग को नाम देते हैं दुर्बलता मंडल, यानी कि इसको आप कहते हैं स्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं, स्थेनोस्फीयर। क्यों जरूरी है जानना, ये इसलिए जरूरी है जानना, पहली चीज तो याद कर लीजिएगा कि मेंटल का पार्ट। अब इसमें दूसरी चीज है कि ये जो है ये एक प्रकार से अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में। जैसे कैसे प्लास्टिक अगर वो पिघला दिए तो थोड़ा चिपचिपा वाली स्थिति बन जाती है, कुछ वैसी। तो जैसे साइकिल में देखते हैं या फिर गाड़ियों में आपको क्या होता है, आपका एक ग्रीसिंग होती है, उसके ऊपर बॉल चक्कर लगाता है, वो गियर बॉल गियरिंग। तो कुछ वैसा ही क्या है। अब आपको 2 मिनट के लिए इमेजिन करना है कि ये जो भाग आप देख रहे हैं ऊपर वाला भाग, ये इसी दुर्बलता मंडल वाले भाग पर जो कि अर्धतरल अवस्था में है, इस पर स्लिप कर रहा है। ये टेक्टोनिक कहता है, प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट। ये इस पर स्लिप कर रहा है आपका, मतलब इसी पर ये खिसक रही है, गति कर रही है आपकी। तो यहां ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो अब आइए इसको, अब ये तो हम अर्थ का एक पोर्शन उठा के लिए है, बीच का एक पोर्शन उठाए हैं यहाँ पर, अब ये पूरा अर्थ है। तो ऐसे ही अगर ऊपरी भाग को हम यहाँ पर बना दें तो कहीं पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर सॉरी कहीं समुद्र है। अब इसमें आप देखिएगा ये समुद्र का भाग हो, एक ऐसा ही क्रस्ट का एक भाग है यहाँ पर, ऐसा ही आप देखिए। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये आपका एक अलग भाग है, ऐसे ही आपका एक अलग भाग है, ऐसे ही आपका एक
अलग भाग है, मान लेते हैं कि ऐसे करके अर्थ पर बहुत सारे ऊपर क्या है, एक क्रस्ट जो है वो कई प्लेटों में एक डिवाइड है, छोटे बड़े प्लेटों में क्या है, डिवाइड है। और किस पर घूम रही है, घूम रही है यहाँ पर कौन सा मंडल आपको बताए थे, नीचे जो है वो दुर्बलता मंडल, जो कि मेंटल वाले पार्ट पर। अगर हम बात करें कि अगर ये इसमें से ये वाला भाग इधर जा रहा है, ये वाला भाग इधर जा रहा है, प्लेट क्यों मूव करते हैं ये भी आपको बताएंगे, मगर अभी आप ध्यान रखिए, ये ऊपरी भाग अगर मूव कर रहा है तो ये दोनों की आपस में यहाँ पर टक्कर होगी, और जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं एक जगह से ये अलग होंगे, टकराएंगे तो कुछ प्रभाव दिखेगा, अलग होंगे तो वहां कुछ प्रभाव आपका दिखेगा। इन सबसे चीजें क्या क्लियर हुई, इन सबसे ये चीजें क्लियर हुई कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो कि एक पृथ्वी का जो क्रस्ट है, एक किताबों में देखते हैं लिखता है कि पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो एक दृढ़ भूखंड है, एक रिजिड मास, एक ठोस चीज है। और इसी प्लेट पर हो सकता है कहीं महासागर हो, कहीं पहाड़ हो, सब मिक्स है, किसी पर ज्यादा महासागर हो, किसी पर कम महासागर हो, किसी पर महाद्वीपीय या स्थल भाग ज्यादा हो। तो ये तमाम प्लेट जो है अलग अलग छोटे बड़े प्लेट, ये प्लेट मूव कर रहे हैं दुर्बलता मंडल पर, और इस मूवमेंट के कारण ये कभी टकराते हैं तो कहीं अलग होते हैं तो कहीं अगल बगल खिसकते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन इमेज तो नहीं है, ये एक 2 ही डायमेंशन इमेज है, कहीं पर अगल बगल एक खिसकेंगे भी। इन सभी परिस्थितियों से बहुत सारी चीजें आपकी होती, बहुत सारी घटनाएं घटित होती। ये कॉन्सेप्ट जब आया तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये वैगनर के बाद ही निकल कर आया, ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी ये रिजल्ट लेकर आता है। अब आते हैं उसके पॉइंट पर, ये बताना हमें आवश्यक था, अब इस पर हम लोग लिखेंगे आगे। तो आप क्या लिखिएगा, प्लेट क्या है, तो प्लेट एक दृढ़ भूखंड, एक सॉलिड मास या सॉलिड लैंडफॉर्म है, आप कह सकते हैं। पहला चीज तो ये हो गया, एक दृढ़ भूखंड है। दूसरा चीज क्या देखेंगे, ये क्रस्ट का भाग है, क्योंकि ये सब चीजें समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। तीसरा चीज है कि ये, तीसरा चीज देखेंगे कि अगर हम बात करें आज के वक्त में तो विश्व में, या विश्व क्या पूरा पृथ्वी की बात करेंगे हम, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर क्या है, 7 बड़े प्लेट हैं एवं लगभग 20 छोटे प्लेट हैं। नासा तो 100 तक प्लेट की बात करता है, बहुत छोटे छोटे भी प्लेट है, मगर आपको कम से कम 10 के आसपास छोटे प्लेट याद रखने होंगे और 7 बड़े प्लेट याद रखने होंगे। और ये सभी प्लेट क्या कर रहे हैं, ये सभी प्लेट किस पर, स्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल, ये किसका भाग है, मेंटल का भाग है। तो स्थेनोस्फीयर पर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब पानी रहता थोड़ा तेज तैरता, मगर वो अर्ध पिघला हुआ है, तैर रहा है। अब तैर रहा है तो तैरने का मतलब गतिशील है, तो मतलब इसमें क्या लिखेंगे कि प्लेटों की इन्हीं गतिशीलता के कारण कई स्थलाकृतियों, कई लैंडफॉर्म्स, जैसे आप देखेंगे पर्वतों का निर्माण इसमें हुआ है मूल रूप से। जैसे कि आप देखते हैं महासागर में ट्रेंचेस बनते हैं इसमें। जैसे कि आप देखिएगा इसमें तो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी की घटना होती। ठीक है, ज्वालामुखी एक आपदा है, मगर इससे निकलने वाले मैग्मा के जमने से स्थलाकृति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, उसकी ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ की चट्टानी संरचना पर प्रभाव पड़ता है आपका। तो ज्वालामुखी आते हैं, वहाँ पर आपको भूकंप जैसी घटनाओं का निर्माण होता है। कई आपको समुद्र में द्वीप या द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो ओवरऑल इन्हीं प्लेटों की गतिशीलता के कारण ये तमाम चीजें जो है वो घटित होती है या इनकी उत्पत्ति होती है।
उत्पत्ति होती है। तो ये एक सेगमेंट हो गया आपका। तो हम लोग एक मोटा मोटी इसको देखें। अब क्या देखेंगे कि आखिर ये कौन थे जिन्होंने इन प्रकार के इस थ्योरी को लेकर आए, और अचानक तो कोई थ्योरी आती नहीं, उसके पीछे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, धीरे धीरे कई चीजें खोज हुई होंगी, उसके बाद ये निकल कर आया। तो अब उस पक्ष की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम प्लेट पर आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब कि इसको सबसे पहले किसने डिराइव किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले करते हैं 1962 में, जिनका नाम है हैरी हेंस। हैरी हेंस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन, याद कर लेना है इसको। अब इसमें आगे चलकर बहुत सारे एक के बाद एक जियोलॉजिस्ट जो हैं, चाहे जो आपके ज्योग्राफर्स हैं, वो जुड़ते चले जाते हैं। इसमें बहुत लोगों का और भी योगदान है, क्योंकि इसी को आधार बनाया गया। तो अगर अन्य लोगों की बात करेंगे इसमें, तो बहुत सारे नाम आएंगे, चाहे वो मॉर्गन का नाम आता हो, चाहे इसमें पार्कर आएंगे, चाहे इसमें आपके वैलेंटाइन आते हैं, चाहे इसमें मुर्स आएंगे। तो पार्कर है, मॉर्गन है, वैलेंटाइन है, मुर्स हैं, ऐसे विद्वान जो है वो विद्वान इसमें जुड़ते गए। विद्वानों का अहम योगदान। मगर यहाँ ये भी प्रश्न पूछता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक में जो क्रस्ट का, ये प्लेट की बात कर रहे हैं, आखिर ये प्लेट शब्द देने वाले कौन? क्योंकि आपको एमसीक्यूज पर बेस्ड है आपका चीजों को, तो आपको हम लोग को फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स भी याद रखते हैं। तो प्लेट शब्द किनका दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है टूजो विल्सन साहब। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि टूजो विल्सन जो है वो ये बताते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स के बाद हम देखेंगे कि जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट अचानक प्रकट नहीं होता है, उसके पीछे उसकी पहले की मेहनत बहुत काम आती है। तो अगर इसमें अगर आप देखिएगा तो इस सिद्धांत का आधार क्या है, क्या चीज ऐसी मिली जिसके आधार पर कहें कि एकदम सही यही बात, यही प्लेट है जो मूव कर रहा है और ये तमाम चीजें। तो इसमें एक सिद्धांत वही है जो टेलर, वेगनर जैसे लोगों ने बताया कि कॉन्टिनेंट जो है वो या जो है मूव कर रही है आपकी। तो एक तो ये, तो मतलब कि एक सिद्धांत कहां से आया आपका? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसमें हम लोग नाम तो कई लिखे थे पिछली क्लास में, मगर यहां पर आपको ये दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वेगनर साहब को क्या कहा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो बेस मजबूत करने वाले थे वो वेगनर साहब थे। यहां पर आपको अब दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण, सागर मतलब सी लेवल, आप इसमें कह सकते हैं कि ओशनिक, इसको आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। अब 1960 की दशक की बात है आपका। उस समय हम लोग तो रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त थे, हालांकि आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, मगर कम से कम जो विकसित राष्ट्र हैं, जो अमेरिका है, यूरोप है, ये सब चीज़ें, ये सभी देश, इनके यहाँ ये मूलभूत समस्याएं नहीं थी। तो ये साइंस पर बहुत ज़्यादा आगे रिसर्च करते थे और होता भी था। तो इन्होंने क्या किया, मिलकर एक ज्वाइंट टीम बनाई। यूरोप के, खासकर वेस्टर्न यूरोप के देश, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन वगैरह जो देश हैं आपकी, और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व, थोड़े बहुत आपके इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी थे। इन्होंने एक अभियान चलाया अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में इस अभियान को नाम दिया गया चैलेंजर अभियान। क्या नाम दिया गया? चैलेंजर अभियान। और इस चैलेंजर अभियान के तहत इनका बहुत सारे चीजों पर इनको रिसर्च करना था कि समुद्र का पानी खारा क्यों है, खारापन क्यों कम नहीं होता, ज्यादा क्यों नहीं होता, समुद्र के ऊपर की हवाओं की क्या स्थिति होती है, वहां पर नमी की क्या स्थिति होती है, समुद्र के नीचे
किस प्रकार की स्थलाकृति है, स्थल पर तो पहाड़ कहाँ, पर्वत कहाँ दिख जाता है, नीचे कैसी स्थिति है, यहाँ पर भूकंप के आने के कारण ज्वालामुखी, तमाम पक्ष पर ये रिसर्च अपना कर रहे थे। तो इसमें इन लोगों ने एक चीज देखी क्या कि अटलांटिक महासागर में इन्होंने देखा कि एक लाइन से ज्वालामुखी का एक सीरीज मिलता है। जैसे कि मैं मैप बनाकर फिर पीछे आऊंगा आपको। जैसे कि अगर हम देखिए, ये अगर मैप में संदर्भ के रूप में अगर हम बनाए, ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका लगभग मिलता जुलता मैप आप देख रहे हैं, और ये आपका ये अफ्रीका, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, यहां पर। और इसी में चल रहा था कौन सा अभियान, चैलेंजर अभियान। ये 60s की बात है, 1960s में, एक दो साल नहीं चलने वाला नहीं, ये लगभग 7-8-10 सालों तक ये प्रोग्राम चला और बहुत कुछ चीजें इसके प्रोग्राम के रिजल्ट को पब्लिश भी नहीं किया गया। इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं और ऐसा लगता है कि ये सभी द्वीप जो हैं वो कोई समुद्र के नीचे कोई पहाड़ की स्थिति, इसका एक सिरा ऊपर की ओर आ गया। तो इससे जब एक्सप्लेन किए तो इन्होंने देखा कि एक एस की आकृति में एक पूरा का पूरा ज्वालामुखी का समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी सीरीज है आपकी। इसको एक क्यों बना रहे हैं आपका, यह बना रहे हैं, गर्त है और इसके किनारे किनारे वॉल्केनो मैग्मा निकल रहा है, ये इन्होंने देखा। तो इन्होंने यहां पर निकल कर देखा, यहां पर इससे क्या चीजें निकल कर आई कि ये क्या हो रहा है कि जरा सा एक इमेजिन कीजिए आपका कि फिर इस चीज को यहां पर हम बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, समुद्र के अंदर ये कोई ज्वालामुखी है। अब इस ज्वालामुखी से लगातार क्या हो रहा है, ज्वालामुखी से लगातार जो है वो मैग्मा बाहर की तरफ निकल, ये क्या होती होगी मैग्मा, ये मैग्मा जो है वो इस ढलान पर जब आती होगी तो तेजी से स्लिप करती होगी दोनों तरफ स्लिप करती होगी ऐसे उतरने के बाद। अब इस तरह से स्लिप करती है तो क्या होता होगा आपका, ये भाग थोड़ा इधर की तरफ खिसकता होगा, ये भाग थोड़ा इधर की तरफ खिसकता होगा। तो इससे इन्होंने मेजर किया कि इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण अटलांटिक महासागर में थोड़ा क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, ये दरारें जो है वो इनको भर रही है, ऐसे ऐसे चीजें बढ़ रही है। यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट शुरुआत हुआ सागर नितल प्रसरण का। और सागर नितल प्रसरण में भी जो मुख्य थे वो हैरी हेंस ही थे, ये लीड कर रहे थे। तो यहीं से ये चीजें निकल कर आया कि अगर ये घसक रहा है तो कहीं ना कहीं दबा रहा होगा। और इसका मतलब कि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े भूखंड हैं जो कि खिसक रहे हैं, और उसको टूजो विल्सन ने नाम क्या दे दिया, उसको टूजो विल्सन ने प्लेट नाम दिया। तो यहीं से ये दो कॉन्सेप्ट जो है, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण ने कहीं ना कहीं इसको कहा कि बहुत सही जा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर आओ, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपका निकलकर सामने आता है। तो अब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बाद फिर से वापस प्लेटों पर जाएंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन से 7 बड़े प्लेट हैं और कौन कौन से छोटे प्लेट हैं जो आपको याद करने के लिए उपयुक्त है, उनकी बात करेंगे आपका, ठीक है। आइए, तो अगर हम प्लेट को देखें तो फिर से मानचित्र हम बनाते हैं।
अभी अब आप वर्ल्ड का मैप एक देख रहे हैं। इसमें हम इधर इसलिए जगह छोड़े हैं क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल है। इसी ग्लोब तो ऐसे है आपका, तो मतलब कि इस वाले भाग को हम इधर भी बना दे रहे हैं ताकि आपको चूंकि आसानी समझ में ये आए। ये ठीक है। अब इसको लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक ये है, हम देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है। एक प्लेट जिसको आप कहते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट। आप सब लोगों के पास एटलस तो होगा ही, अगर नहीं है तो तत्काल ले लीजिएगा, क्योंकि बिना मैप के चीजें आपको इसको जो है वो जब आप एटलस में देखेंगे तो पिछले पेज में जहाँ वर्ल्ड का झंडा उंडा देशों का दिया रहता है एटलस में, उसके पहले आपको वहां पर भी इसका इमेज मिल जाएगा आपका। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। अब देखिए, ये जो प्लेट है इसको हम ऐसे बाउंड्री लगाते हैं। अब ये जो प्लेट है, अब ये क्या कर रहे हैं हम देखिए, समझ जाना है कि ये एक अलग खाने का प्लेट होता है ना, वैसे प्लेट अलग तस्तरी ये होगी आपका। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि पूरा उत्तरी अमेरिका द्वीपों सहित ग्रीनलैंड सहित इसमें स्थल है। और इधर कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। तो इधर कुछ भाग अटलांटिक महासागर का भी किसमें आता है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट में। यानी कि इसके इधर कुछ और है। क्लियर? एक प्लेट हो गया। अब आइए ऐसे ऐसे आपका दूसरा प्लेट, जबकि इधर क्या है, इधर एकदम स्थल से सटा हुआ भाग है। इधर आप देखिएगा तो इधर आपको इधर भी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का ये भाग दिखेगा। ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जिसमें इधर एकदम स्थल भाग पर ही प्लेट खत्म होता है लमसम, और इधर अटलांटिक महासागर का एक भाग इस प्लेट के अंतर्गत आता है। 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट। फिर देखिए आपका यहां ये हो गया आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अफ्रीका प्लेट है। 3 नंबर, जिसमें आपका कुछ अटलांटिक कुछ हिंद महासागर और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की स्थिति। हालांकि यहाँ पर छोटा प्लेट भी आपको दिखाएंगे। ये अफ्रीका प्लेट हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये आपका यूरोप है, इधर रूस का इलाका है, यानी कि एशिया का पार्ट है, चीन वगैरह है इधर। तो यूरोप का भाग और पूरा का पूरा रूस चीन वगैरह का इधर का जो भाग जो एशिया में आता है, ये समस्त प्लेट क्या है आपका, ये समस्त प्लेट को आप कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट जो है, ये लमसम प्लेट आपका ऐसे है। आई थिंक मुझे लगता है अलग कलर में डालना होगा, इसको अलग कलर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। ये आपको यहाँ पर इस अलग कलर अलग हो जाता तो थोड़ा आसानी हो जाती, कभी कभी तकनीक भी गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, आइए कभी इसको हम कर देते हैं। तो एक बार समझ लिए तो समस्या नहीं आएगी। ये रहा यूरेशिया प्लेट, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, पूरा यूरोप और एशिया का भाग। और इधर आप थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए इसको, थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं उधर भी क्लियर कर दूंगा। ये मान के ये आपको, ये हमने ये जो हम बनाए हैं, क्या बना है, ये हम जापान बना है, ठीक है ना। तो आपको इसको जापान को हटाते हैं कि ताकि लाइन आपका मैच करे। थोड़ा इधर लेकर आते हैं जापान को, और ये मान लेते हैं कि ये जापान है आपका। और देखिए क्या हो रहा है, इसी जापान के नीचे, इसी जापान के नीचे ये यूरेशिया प्लेट समाप्त होती है, ठीक है ना। और इसी के इधर में जो ये जो प्लेट आप देखते हैं, इस प्लेट का नाम क्या है, प्रशांत प्लेट, ठीक है। तो यह हो गया आपका 5वां प्लेट। इसी चीज को, इसी का मैप को हम इधर बना है। ये वाला भाग जो ये है, ये यहीं पर है, ये वाला
तो ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप जापान बना सकते हैं, एक जापान, ये जापान हो गया, मतलब कि ये यूरेशिया प्लेट ऐसे आ रहा है आपका, जापान के बीचों बीच होते हुए। तो ये पूरा का पूरा प्लेट, ये बीच का जो भाग है, ये कौन सा प्लेट हो गया आपका, प्रशांत। तो 5वें नंबर पर ये प्लेट हो गया। इसी ढंग से देखिएगा, अब यहां पर अगर हम गौर करें तो ये जो भाग बच गया आपका यहां से इधर, कई लोग ऑस्ट्रेलिया इंडिया प्लेट को अलग भी कर देते हैं, ये जिसमें इंडिया का भाग आ गया, क्योंकि ये ऊपर ये जोन है, इसी जगह हिमालय है, तो हिमालय से लेकर आपको आना है, हिमालय से लेकर आपको आना है ऐसे यहाँ अंडमान निकोबार होते हुए, इंडोनेशिया के दक्षिण से होते हुए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होते हुए, ये जो प्लेट आप देखते हैं, इस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी कि भारतीय प्लेट भी कई बार कह दिया जाता है। कई लोग मानते हैं कि इस प्लेट का भी एक डिवीजन है, उतना नहीं फंसना है। तो 5 हो गया, ये हो गया आपका छठा प्लेट। और एक नीचे अंटार्कटिका, हालांकि इतना नीचे तो नहीं है, मगर हम यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से बना रहे हैं, एक 7वां प्लेट हो गया आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट। अब देखिए इसमें गौर कीजिए, एक प्लेट आपको दिखा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें प्रशांत का भाग न के बराबर है मगर अटलांटिक का भाग है और पूरा उत्तरी अमेरिका का स्थल भाग। दूसरा प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जिसमें प्रशांत का बहुत न के बराबर भाग है, अटलांटिक का भाग है और पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है वो इसमें आ गया, जो कॉन्टिनेंट है आपका। अफ्रीकी प्लेट में अटलांटिक ज्यादा है, हिंद का भी थोड़ा पार्ट पोर्शन है और पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इधर आप यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको भूमध्य सागर है, तो वहां से ये जंक्शन है, ये भूमध्य सागर। यूरेशिया प्लेट एक बड़ा प्लेट है, सबसे बड़ा प्लेट अभी लिखेंगे आपको प्रशांत महासागर, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लेट है यूरेशिया। तो यूरेशिया में आपका कुछ अटलांटिक आ गया, पूरा यूरोप आ गया, रूस, साइबेरिया, चीन वगैरह का जो इलाका है वो सब कुछ आ गया, और ये जापान तक चला गया, मतलब प्रशांत महासागर तक चला गया आपका। यहां पर 7 प्लेट में 2 चीजें याद रखनी है कि सबसे बड़ा प्लेट कौन है, तो प्रशांत प्लेट। पहला चीज याद रखना है, सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत प्लेट। और दूसरा जो थोड़ी देर में आपको कंफ्यूजन दूर होगा वो ये कि सबसे सक्रिय प्लेट कौन है, एक्टिव प्लेट कौन है, यानी कि इन प्लेटों का मूवमेंट के आधार पर, उसका परिणाम के आधार पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस प्लेट का है, तो वो भी प्रशांत प्लेट है। फिर आपसे पूछेगा कौन सा प्लेट ऐसा है जिस पर स्थल भाग सबसे अधिक है, तो वो कौन होगा आपका, यूरेशियाई प्लेट। भारत का प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग। सबसे धीमी गति से चलने वाला, सभी प्लेट कुछ ना कुछ रफ्तार में चलते हैं, कोई 10 सेंटीमीटर एक साल में, कोई 17 सेंटीमीटर एक साल में, कोई 1 सेंटीमीटर एक साल में, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज चलता है, सेंटीमीटर में होते हैं, तो ऐसे मूव कर रहे हैं आपके सभी प्लेट। तो धीमी गति से चलने वाले प्लेटों में आपका अफ्रीका प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है, ये बहुत धीमा मूवमेंट है आपका। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको यहाँ पर निकलकर क्लियर होता है आपका। अब इसमें देखिए, अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग, ये तो बड़े प्लेट आपको याद हो गया, अब इसमें आते हैं छोटे प्लेट्स की बात करते हैं। तो छोटे प्लेट में देखिए, नो डाउट इसमें हाथ से लिखने के बाद थोड़ा कंफ्यूज, मतलब बहुत ज्यादा लाइनिंग दिखेगी, मगर इसको गौर से देखिएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं छोटे प्लेट। तो छोटे प्लेट में शुरुआत करेंगे यहां से, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बगल में, यानी कि यहां पर एक प्लेट है, कलर व्हाइट ही लेना, ठीक है, ये प्लेट, ठीक है। प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में एक सैंडविच के रूप में एक प्लेट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्लेट को कहते हैं जुआन। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, छोटे प्लेट में जो है जुआन डी फूका प्लेट, ये छोटा प्लेट है। एग्जाम में पूछेगा आपको कि ये जुआन डी फूका प्लेट किन 2 प्लेटों के बीच में है, तो आपको बताना है प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट में। पूछेगा जुआन डी फूका जो है वो किस प्लेट के पश्चिम साइड में है या किस प्लेट के बगल में है, उसकी अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी, कुछ भी ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आपको यहाँ पर लोकेशन को याद रखना है, जिसमें कनाडा और यूएसए का कुछ भाग आता है, उसका तटीय इलाका आता है, उसमें जुआन डी फूका प्लेट। इसके बाद आते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर एक प्लेट है जो अपेक्षाकृत जुआन डी फूका से थोड़ा बड़ा प्लेट है। इस प्लेट को क्या नाम देते हैं, इस प्लेट को नाम दिया गया है, छोटे प्लेट को नजका प्लेट।
तो नजका प्लेट की अवस्थिति देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका और प्रशांत के बीच। फिर आप देखिएगा इसी दक्षिण अमेरिका की इस तरफ आना है, इस तरफ आइएगा तो यहां पर एक प्लेट है, इसी प्लेट के किनारे वाले भाग पर, तो इसको अलग कलर करते हैं। ये जो आपको प्लेट दिख रहा है ये प्लेट है स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट, तो ये हो गया आपका 1 2 3। क्लियर। अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ऊपर में उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया आपका, और ये बीच वाला जो भाग आप देखते हैं, ये बीच वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये प्लेट है, इसको यहां पर एक प्लेट है जिसको कहते हैं कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट मतलब कि कैरेबियन किस देश को कहा जाता है, वेस्ट इंडीज को। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े आपके द्वीप हैं जिसमें क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, जमैका है, ऐसे त्रिनाद एवं टोबैको है, बहुत सारे देश हैं जिसको आप वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, और एक कंबाइंड देशों का एक टीम आती है क्रिकेट खेलने के लिए आपके। तो ये हो गया कैरेबियन प्लेट। ठीक है, तो आपको बोलेगा कैरेबियन प्लेट कहाँ है, तो इसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका प्लेट, इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इधर अफ्रीका प्लेट, आपको इसके बीच में है ये प्लेट छोटा सा। फिर आइए इसके बाद इस तरफ एक प्लेट है, जरा बताइएगा ब्लू कलर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको दिखने में। आपका इस प्लेट को जो आप यहाँ किनारे में आप देख रहे हैं इसको नाम दिया गया है कोकोस प्लेट। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं इसको अंदर में को लिख रहे हैं, समझिए कि वो उसका नाम है कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच में है आपका, इधर कैरेबियन पड़ जाता है, तो ये भी एक सैंडविच टाइप का, बीच में इससे छोटा प्लेट है। तब इसमें याद करने में दिक्कत क्या है, जुआन डी फूका कैरेबियन इधर, कोकोस इधर, स्कोशिया इधर, नजका इस तरफ, ये सारे प्लेट हो गए आप छोटे प्लेट यहाँ पर। अब आइए यहाँ पर इधर देखिए, तो इधर आपको छोटे प्लेट में एक प्लेट दिखाई देगा, यहाँ जो ये अरब देश आप देखते हैं ना, ये सऊदी अरब का इलाका जो है, यानी कि पूरा अरब कंट्रीज का जो बेल्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट, तो अरेबियन प्लेट हो गया। तो 1 2 3 4 5, ये छठा प्लेट याद रखिए, छोटा प्लेट। इसी अरेबियन प्लेट के नीचे एक छोटा सा प्लेट है, आज का अफ्रीका का जो देश है सोमालिया, इथियोपिया वगैरह, इस प्लेट का पूर्वी हिस्सा पर। अब आपसे इतना उम्मीद करेंगे आप लोग ज्योग्राफी के कम से कम देशों का नाम और कुछ लोकेशंस जरूर ध्यान होगा, अगर नहीं है तो आपसे लग जाइए एटलस पर। तो ये एक प्लेट है, तो चलिए ये हो गया, हमने छठा लिख दिए। ये प्लेट जो है, ये जो प्लेट जो सातवां प्लेट लिख रहे हैं, ये प्लेट का नाम है आपका सोमाली प्लेट। सोमाली प्लेट, ठीक है, ये सोमाली प्लेट हो गया आपका। फिर आइए इस तरफ में आपका, तो इस तरफ आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इधर बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे अमेरिका के इस तरफ जो द्वीप है, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ये कैरेबियन, जहां इसको वेस्ट इंडीज नाम दिया गया है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्थित बहुत सारे देश हैं, उसको हम लोग ईस्ट इंडीज या पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लेटें हैं आपकी, यहाँ पर एक प्लेट चलिए ऊपर मान लीजिए ऐसे, एक प्लेट नीचे मान लीजिए आप ऐसे, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। इसको हम चाहेंगे तो यहाँ भी बनाकर आपको बता सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी बनाकर बता सकते हैं, मगर आप यहीं देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया के ये उत्तर पूर्व में जो ये प्लेट है, इसको कहते हैं कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट, जो कि नंबर में आई थिंक 7वां या 8वां होगा, 8वां, ठीक है ना। और इधर जो कैरोलिन के नीचे आपका जो प्लेट है, वो प्लेट है जिसको कहते हैं फिजी प्लेट। फिजी एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय मूल की आबादी लगभग 45% के आसपास निवास करती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो गुलाम प्रथा जब बंद हो गया 18वीं शताब्दी के तक, तो फिर से इनको भारतीयों को की गरीबी थी बहुत ज़्यादा, तो ये बाहर ले जाते थे चावल की, गन्ने की खेती वगैरह के लिए या तंबाकू की खेती के लिए। तो बहुत सारे देश में आज हमारे मूल के लोग रहते हैं, तो उसमें एक फिजी भी आपका आता है।
तो फिजी देश को इस रूप में याद किए। तो कौन कौन से छोटे प्लेट में हम लोग देख लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया, उसको इधर बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये प्रशांत प्लेट, ये आपका चीन का इलाका है। इधर देखिएगा, यहाँ पर एक देश है फिलीपींस, यहाँ फिलीपींस, इस फिलीपींस जो कि प्रशांत में ही है। और इधर क्या देख रहे हैं, इधर ये प्लेट कौन सा है, ये प्लेट है यूरेशिया। अगर जहां कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा, इसमें यूरेशिया प्लेट है ये आप देख रहे हैं, इधर प्रशांत प्लेट है। तो यूरेशिया और प्रशांत के बीच में आपका एक प्लेट है जिसको कहते हैं, ये जिस पर फिलीपींस देश है, इसका नाम है फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो ये आई थिंक 10वां प्लेट हो गया आपका, ठीक है। और आपको याद होगा, आप सब लोग जानते होंगे, मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है आपका। ये मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, तो आपको आगे बताएंगे। दो प्लेटों के जंक्शन पर ही ये ट्रेंच होते हैं। तो इसी फिलीपींस और प्रशांत प्लेट का जो ये जंक्शन है, जहां पर ये मिल रहे हैं, इसी पर आपका मेरियाना ट्रेंच है। इसका मतलब कि जहां भी आगे चलिए कंफ्यूजन होगा, अभी ये मेरियाना याद रखिए। तो 7 बड़े प्लेट और 10 आपको इतना याद रखना है, डूबियन वगैरह और भी प्लेट है, मगर ये ट्रेंडिंग में रहता है। ये 10 अगर आप अच्छे से, इसको बनाने का मकसद ये है कि आप लोकेशन समझे। पूछ सकता है कि ये किसके इधर है, किसके दाएं, किसके बाएं, किसके पश्चिम, किसके इधर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध किधर, ये इसलिए आपको मैप से बनाने की कोशिश की। और बड़ा इजीली अवेलेबल भी है आपका, नेट पर भी जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं, तमाम मैप आपको वहां से भी मिल जाएगा आपका। तो चलिए, जब हम लोग ये प्लेट समझ लिए, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये प्लेटों का मूवमेंट भी है अपना, क्या है, ये घूम रही है, कोई स्थिर नहीं है ना ये। तो अब इसको हम लोग अगले मैप पर देखते हैं। तो फिर तुरंत इसको एक मैप का रूप देते हैं और हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तो प्लेट तो हमको मालूम है कि कौन सा प्लेट किधर है। तो यहाँ देखिए, ये प्लेट को एक सिंबॉलिक तरीके से फिर से इसको डिलीट कर देते हैं, बस तो ज़्यादा नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर से। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक अंटार्कटिका। अब ये देखिए, इस प्लेट का डायरेक्शन जो है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट इधर की तरफ, इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ। इसके बाद दक्षिणी अमेरिकी प्लेट भी पश्चिम की तरफ। हम लोग पश्चिम की तरफ क्यों जा रही है, हम लोग बात पहले से जानते हैं। ये कौन सा प्लेट है, ये प्रशांत प्लेट है। समझने के लिए यहाँ पर फिर से आपको यहाँ उस वाले भाग को, इधर जो देश, ये बताते हैं आपको। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये प्लेट है प्रशांत प्लेट। ये हो गया आपका यूरेशिया प्लेट। बताएंगे यूरेशिया किधर की तरफ जा रही है। यूरेशिया प्लेट का जो मूवमेंट है, ये है किधर, इधर की तरफ, यानी कि ये मूवमेंट है आपका इधर, ठीक है। और प्रशांत प्लेट एक ऐसा प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, प्रशांत प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अंदर भी जा रहा है। प्रशांत प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो कि दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अंदर भी जा रहा है आपका। प्रशांत प्लेट एक ऐसा प्लेट है कि जो यूरेशिया प्लेट के अंदर भी जा रहा है आपका। तो ये तीनों तरफ प्लेट जो है वो क्या हो रहे हैं, आपके अंदर की तरफ जा रहे हैं, तीनों तरफ। प्रशांत ही अंदर की तरफ घुस रहा है। इसलिए हम आपको बताए थे कि प्रशांत प्लेट सबसे अधिक सक्रिय प्लेट है। अब यहां अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जापान है, और जापान पर ही यूरेशिया प्लेट समाप्त होती है, और जापान के नीचे क्या स्थिति है, जापान जो है यही उसी के नीचे क्या हो रहा है घटना, उसके नीचे ये यूरेशिया प्लेट मान लीजिए ये वाला, और ये प्रशांत मान लीजिए, प्रशांत उसी के नीचे जा रहा है और उसके ऊपर जापान है।
इसलिए यहाँ पर बार बार भूकंप के झटके आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हमने बताया, तो ये हो गया आपका। तो प्रशांत प्लेट इसी कारण सक्रिय है, सर्वाधिक बड़ा एवं एक्टिव, टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट, सक्रिय प्लेट, क्योंकि इधर भी घुस रहा है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरेशिया। ये हो गया आपको। तो हम लोग देख लिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप देख रहे हैं, ये वाला, जिसमें आपका ये प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर का भाग आता है, इसका मूवमेंट किधर है? इसका मूवमेंट है, तभी तो भारत टकराया इधर यूरेशिया प्लेट। ठीक है, ये देख लिया, सबका एक प्लेट का डायरेक्शन आप देख लिया। अब चूंकि भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो ज्यादा गतिशील थी, तो आप 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए। आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि ऊपर का भाग लॉरेंसिया, नीचे का भाग गोंडवाना, दोनों के बीच में जो गैप बनी वो टेथिस बनी, टेथिस सागर। तो कहीं ना कहीं इन सभी महाद्वीपों के बीच में एक जो पतला सागर का भाग था वो टेथिस था। यानी कि ये सभी देश जो है, वो महाद्वीप जो है, वो बढ़कर इस टेथिस को घेर दिए, खत्म कर दिए टेथिस को। तो भारतीय प्लेट जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आगे की ओर गया और टेथिस के ही जो मलबा था, अवसाद था, उसको मोड़ दिया और हिमालय, यहाँ पर क्या होता है आपका, हिमालय से आकृतियां बन गई। अफ्रीका चूंकि धीमा प्लेट, इसलिए अभी भी यूरोप और अफ्रीका के बीच में उस टेथिस का एक अवशिष्ट भाग, जिसको आप भूमध्य सागर या मेडिटेरियन या रूम सागर कहते हैं, ये स्थित है। यानी कि भविष्य में अफ्रीका प्लेट बढ़ते बढ़ते इस भूमध्य सागर को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। उस जगह पर एक नई पर्वत होगी या वो भूमध्य सागर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो धीमी प्लेट, इसी कारण अभी तक वो भूमध्य सागर, टेथिस का भाग बचा हुआ है आपका। तो दूसरा, पहले तो देख लिए कि प्लेट कहाँ कहाँ है, उसके बाद हम देख लिए कि सभी प्लेटों का डायरेक्शन क्या है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। अब 2 मिनट के लिए समझिए, ये प्लेट इधर उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट इधर, अफ्रीका प्लेट इधर, यूरेशिया प्लेट इधर। तो मतलब कि ऐसे देखा है तो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ये प्लेट। तो अटलांटिक महासागर में क्या बन रही है? दरार बन रही है चारों दो उसके तरफ प्लेट होने का। तो यहाँ अटलांटिक महासागर का एरिया बढ़ रहा है। अटलांटिक एरिया बढ़ेगा तो किसका एरिया सिकुड़ रहा है? तो प्रशांत प्लेट का एरिया सिकुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूरेशिया इधर से आ रही है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। तो देखिए कितनी सारी तमाम घटनाएं घटित हो रही है। तो हम लोग प्लेटों होता क्या है, प्लेट का कौन कौन से प्लेट है वो देख लिए, प्लेटों का डायरेक्शन देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके मूवमेंट के कारण कौन कौन सी कंडीशंस जनरेट होती है। तो प्लेटों के मूवमेंट के कारण 3 कंडीशंस जनरेट होती है। तो प्लेटों की गति के कारण 3 स्थितियां। अब इसी को हम साधारण भाषा में बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर किताब में क्या लिख देगा? प्लेटों के इसी गतिशीलता के कारण 3 प्रकार के प्लेट किनारे या प्लेट सीमा बनता है। तो प्लेट किनारा, प्लेट सीमा क्या है? कुछ नहीं, 2 प्लेट है, मान लेते एक प्लेट ये, इनका ये हो गया किनारा, इनका हो गया ये किनारा। 2 प्लेटों के बीच का जगह क्या हो गया? प्लेट सीमा। ठीक है, जिसको आप कहते हैं प्लेट मार्जिन, प्लेट सीमा को। और ये हो गया प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, किनारा। बस यहाँ पर प्लेट किनारा, प्लेट सीमा का मतलब यही है। तो इसके 3 स्थितियां बन रही है। इसको किताबों में लिखेगा कि 3 प्रकार के आपके किनारे बनते हैं, सीमाओं की स्थिति बनती है। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये संदर्भ है, स्वाभाविक है। किताबी थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, स्थितियां निर्मित होती हैं। अब आप लोग को बहुत आसान है, और तो पढ़े भी हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इतना बेसिक चीजें जरूर जानकारी होगी। भाई प्लेट या तो टकराएगा तो कहीं ना कहीं अलग होगा, और या तो अगल बगल घिसकेगा। यही 3 सिचुएशन बनेगी। इसी सिचुएशन को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो पहला सिचुएशन, तो पहले तो देखते हैं कौन कौन सी स्थिति बनती है। तो पहला स्थिति बनती है, इसको आप कहते हैं विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट
किनारा, किनारा नहीं लिखना चाहिए, सीमा लिख लीजिए, क्योंकि दो प्लेटों के बीच का जगह हो जाएगा सीमा। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है ना, अब बहुत बार ये ट्विस्ट करता है एग्जाम में कि मालूम चला कि विनाशात्मक रट के गए हैं, अभिसारी पूछ दिया, अब अभिसारी कंफ्यूज हो गया। तो अभिसारी भी इसको कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसको नाम करेंगे विनाश, मतलब डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, हालांकि किनारे का इंग्लिश बाउंड्री होता है, यहाँ थोड़ा उलट गया, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका विनाशात्मक प्लेट किनारा। दूसरा जिसको आप कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा या सीमा। कुछ अच्छा हो रहा है, रचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिव। हालांकि कहीं भी इसमें बुरा नहीं हो रहा है, मगर हाँ, क्यों कंस्ट्रक्टिव क्यों डिस्ट्रक्टिव कहते हैं ये देखेंगे। बाउंड्री या मार्जिन, ये हो गया आपका। इसको आप कहिएगा रचनात्मक को अपसारी, डाइवर्जेंट, इसी को कहा जाता है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट प्लेट जहां आया समझना है कि रचनात्मक की बात कर रहा है, और कन्वर्जेंट आए तो समझना है विनाशात्मक की बात कर रहा है ना। क्योंकि जैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, समझिए कि वो आपको छांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो हमें हर पहलू पर बात करनी होगी। और तीसरा जिसको कहते हैं न तो विनाशी न तो रचनात्मक, संरक्षी, न तो नुकसान न तो फायदा, बीच की संरक्षी प्लेट किनारा या सीमा, जिसको आप कहेंगे कंजर्वेटिव। ठीक है, संरक्षी आगे दिखाएंगे, इसके और भी नाम है। इसको हम लोग रूपांतर भ्रंश सीमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रूपांतर भ्रंश सीमा या किनारा कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहिएगा तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन। क्लियर। चलिए, तो पहले तो हम लोग ये तीन दिमाग में रख लेना है, उसके बाद शुरुआत करेंगे विनाशात्मक प्लेट्स। विनाशात्मक प्लेट्स, जिसको आप शॉर्ट में विनाशी भी कहेंगे, विनाशी अब इसमें क्या है कि जब दो प्लेट आमने सामने गति करते हुए टकराते हैं तो इसे विनाशी प्लेट किनारा कहते हैं। तो बहुत सिंपल, दो प्लेटें टकराएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब इनमें से टकराने के बाद, टक्कर के बाद, कॉलिजन के बाद इन प्लेटों में भारी प्लेट, भारी मतलब कि अधिक डेंसिटी वाला, तो भारी प्लेट को अगर अधिक घनत्व वाला, तो टक्कर के बाद इन प्लेटों में भारी प्लेट हल्के प्लेट, भारी प्लेट के बाद कमा दीजिए, हल्के प्लेट, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कम घनत्व,
के नीचे सबडक्ट हो जाता है, छेपित हो जाता है। ठीक, जो हल्का है उसके नीचे भारी प्लेट अंदर की तरफ सबडक्ट कर जाती है आपकी। ठीक है, चलिए इधर अब इसको हम लोग मैप से देखते हैं। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। प्लेट संख्या 1, प्लेट संख्या 2, दोनों आमने सामने, दोनों आमने सामने। अब यहां पर गौर करना है कि दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र तो सीमा कहलाता है, मगर यहां सागरीय भाग होगा, पानी होगा यहां पर। इस वाले भाग को एक और नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये बीच का, ये बीच में क्या दिख रहा है आपको कि दो प्लेटों के बीच स्थित, इसको आप कह सकते हैं लंबा कम गहरा। ये थोड़ा गहराई कम होती है क्योंकि इधर से भी नदी आकर यहाँ पर लगातार मिट्टी गाद जमा हो रही, थोड़ी गहराई कम होती है। तो कम गहरा भूभाग को इसी को कहते हैं भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। क्या कहते हैं इसको? भूसन्नति। आगे नाम याद कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि चैप्टर नहीं है भूसन्नति का। दो प्लेटों के बीच स्थित लंबा कम गहरा और सकरा, एक तरह से नैरो पैथ है, ये दोनों को कहते हैं भूसन्नति। अब ये दोनों प्लेट आमने सामने चल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपका कि यही वाला प्लेट भारी प्लेट, तो भारी प्लेट है, तो अब इसकी स्थिति क्या बनेगी? इसकी स्थिति कुछ कमोबेश ऐसी। ये हो गया आपका, ये हो गया प्लेट नंबर 1, ये हो गया प्लेट नंबर 2। ये इधर की तरफ, ये इधर ऐसे गया, भारी था, नीचे चला गया। अब ये जो प्लेट नीचे जा रहा है, अब देखिए यहां, अब यहां जो ये प्लेट ये नीचे जाएगा, अब इसमें गौर कीजिए, यही वाला प्लेट है, ये अगर नीचे जाएगा ये प्लेट, तो कौन सा भाग में जाएगा? मेंटल के किस वाले भाग में? दुर्बलता मंडल वाले भाग में जाएगा, जहां पर मैग्मा है, जहां पर चीजें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। ये प्लेट अगर अंदर जा रहा है तो मेंटल के दुर्बलता मंडल में जाएगा आपका। ठीक, तो ये वाला भाग अगर हम देखेंगे तो ये मूल रूप से मेंटल का भाग है, और मेंटल के ऊपर का ये भाग कहलाता है आपका ये दुर्बलता मंडल का भाग है। दुर्बलता मंडल का भाग गर्म है, मैग्मा है। यहाँ पर पृथ्वी पर ज्वालामुखी के समय में जो मैग्मा आती है उसका सोर्स यहीं पर है। ये गर्म स्थान पर जब जाएगा ये, तो ये प्लेट क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि ये प्लेट जो है वो ये प्लेट जो है वो गलेगा नीचे, ये गलकर प्लेट जो है वो ये गला। अब ये गलेगा प्लेट, तो यहां पर प्लेट का क्षेत्रफल कम हो रहा है, जो इसका एरिया है वो कम हो रहा है, प्लेट गल जा रही है।
क्रस्ट का विनाश हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, विनाशी प्लेट सीमा। इसलिए इसको विनाशी प्लेट सीमा के नाम से जाना। क्लियर हो गया आपको, विनाशी प्लेट सीमा किसको कहते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें गौर करना है यहां पर आपको कि यहां पर विनाशी में तो हम लोग एक नॉर्मल पढ़ लिए कि दो प्लेट आपस में टकराए, नीचे गया, दुर्बलता मंडल में गला, प्लेट का विनाश हुआ, जिसके कारण ये विनाशी प्लेट कहलाता है आपका। और बीच वाले भाग में जो मिट्टी कंकड़ पत्थर था वो सब क्या हो गया आपका, वो सब जो है वो मुड़ के यहाँ पर पहाड़ का रूप ले लिया। जितना अंदर मिट्टी, जितना अंदर अवसाद सेडिमेंट, उतना मुड़ेगा। कितना ऊंचा मुड़ेगा ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कितना तेज टकराया है दोनों। धीरे टकराएगा तो थोड़ी चौड़ाई ज्यादा होगी पर्वतों की, तेज टकराएगा तो ज्यादा ऊंचा होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कच्चा माल तो होना चाहिए मेन, कि कितना है मटेरियल, उसी हिसाब से उमड़ेगा आपका। यहां पर आपको क्या एग्जाम में पूछेगा कि विनाशी प्लेट की भी तीन स्थितियां बनती है। विनाशी प्लेट की भी तीन स्थिति बनती है। एक, जब गौर कीजिए, पूरा 2 मिनट में समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कि कोई एक प्लेट ये है, ठीक। अब इस प्लेट के इस वाले भाग पर, इस प्लेट का ही अंदर का भाग बता रहे, ये वाला भाग स्थल है। क्लियर है, ये वाला भाग स्थल है और इधर क्या है, पानी है। और एक प्लेट जो कि इससे टकराया, उसका अगला भाग भी क्या है, स्थल है। उसका अगला भाग भी स्थल है। तो दोनों की जब टक्कर होगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि महाद्वीप, महाद्वीप टक्कर। क्यों ये पढ़ना पड़ता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप खुद देखिए, पहले वाले मैप में आपको हम क्या बताए थे कि जो क्रस्ट स्थल भाग पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, जल वाला समुद्र वाले भाग पर तो पानी एक्वायर किए हुए, तो यहां क्रस्ट की मोटाई कम होती है। ये बात ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है तो यहां पर दोनों प्लेटों की ऊंचाई बराबर है, या बराबर नहीं तो कम से कम दोनों की क्रस्ट की गहराई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा, थिकनेस ज्यादा है। इस प्रकार के टक्कर को महाद्वीपीय महासागरीय कह देंगे, महाद्वीपीय महाद्वीपीय कह देंगे। जब एक प्लेट ये है, अगर मान लेते हैं कि इसके किनारे पर आपका महाद्वीप है और एक प्लेट ये है जिसके किनारे पर महाद्वीप ना होकर इधर महाद्वीप है, इधर जो टक्कर ले रहा है वो कुछ, उसको आप ऐसे बना सकते हैं, जो कि इधर टक्कर ले रहा है वो आपका ये जो है वो महासागरीय भाग है, ये पानी वाला भाग है। तो आप इसको क्या कहिएगा, महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर कहेंगे नहीं। अब दोनों तरफ महासागर है तो महासागरीय महासागरीय होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन स्थिति यहां भी बनती है, या तो दोनों प्लेट महाद्वीपीय हो और इनकी आपस में टक्कर हुई हो आपकी, या तो एक स्थिति ये हो सकती है कि एक महाद्वीपीय हो और एक महासागरीय प्लेट हो, और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों प्लेट जो है वो आपके क्या हो, महासागरीय प्लेट हो आपका। तो आप लोग में से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होती हो तो एक बार आप हमको बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम समझ सकते हैं अभी इसमें काफी जो है लोग जुड़ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं। हालांकि चलिए, ऑनलाइन का एक अच्छा चीज़ भी है, बुराई भी चीज़ है, और कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें, अगर तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक, आइए अब एक पहला स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला से, तीनों तीनों को देखेंगे, महाद्वीपीय 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 महासागरीय महासागरीय महासागरीय। पहले उठाते हैं महाद्वीपीय। तो मतलब कि यहां पर पहले तो ये लिखेंगे विनाशी प्लेट सीमा को भी 3 भागों में विभाजित
कर अध्ययन किया जाता है। एक नंबर 1 कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, महाद्वीपीय टक्कर। चल अब इसमें कैसे समझना है, यानी कि हम दोनों प्लेट ऐसे बनाएंगे, इसको एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये है, फिर ये दोनों प्लेट आमने सामने काफी करीब आएंगे और एक समय के बाद इसमें से, चलिए पहले लिख देते हैं, ये प्लेट संख्या 1, ये प्लेट संख्या 2, ये आमने सामने आ रहे हैं, ये आमने सामने आ रहे हैं, ये फिर वही प्लेट संख्या 1, ये प्लेट संख्या 2, ये वही प्लेट को आपको बता रहे हैं। तो ये नंबर 1 कंडीशन है, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, ये लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं टकराने की स्थिति तक आते हैं। तीसरी स्थिति में चलिए मान लेते हैं यहाँ पर भी कि यही वाला प्लेट जो है वो भारी मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर अब इसको दोनों प्लेट में इस प्लेट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ। भारी प्लेट हल्की प्लेट, ये हो गया आपका। अब यहां पर आपको लास्ट इसको करते हैं जोड़ के कि भाई नीचे जाकर कहाँ गला, दुर्बलता मंडल में ये गल गया, तो ये वाला भाग हो गया आपका दुर्बलता मंडल। अब देखिए यहां पर क्या है, जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट है तो मतलब कि दोनों का थिकनेस ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे कि इसको एग्जांपल के रूप में हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेना है आपको इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इसको क्या मान लेना है, यूरेशिया, क्योंकि ये इसी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, महाद्वीपीय टक्कर का। ये हो गया इसका मतलब कि इसी दोनों प्लेटों को अगर हम यहां ऐसे बनाए, मान लीजिए कि ये आपका यूरेशिया प्लेट, ठीक, यहां से एक प्लेट जो है वो चला आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अलग होकर गोंडवाना लैंड से इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपका बीच में कौन सा सागर है, टेथिस सागर है। इस प्लेट का जो अग्रभाग पर स्थल भाग है, इसलिए आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्लेट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है आपका, तो यहां से इस स्थल से नदी इधर जा रही होगी, यूरेशिया की नदियां इधर आ रही होंगी और इस टेथिस सागर में लगातार अवसादों का जमाव हो रहा होगा। ये जैसे जैसे करीब आते जा रही है वैसे वैसे यहाँ के अवसाद क्या होने लगे, मुड़ना शुरू होते हैं और एक ऐसा समय आता है कि ये आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। तो टकराने के बाद भारतीय प्लेट चूंकि भारी प्लेट है यूरेशिया से, इसलिए ये प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे घुसती है और जहां पर ये घुस रही है उस जगह पर टेथिस के अवसादों के फोल्ड होने से आपका हिमालय जैसी स्ट्रक्चर निर्मित हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रवेश हुआ तो यहाँ पर ये फोल्ड होने के कारण ये आपका हिमालय जैसा परिवलित पर्वत आपकी निर्मित होगा। ये आपका हिमालय, ये आपका यहाँ लिख देंगे क्या, हिमालय।
अब यहाँ पर दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला चीज, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर का बेस्ट एग्जांपल कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशिया प्लेट के नीचे छेपित होना। दूसरा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशिया प्लेट के नीचे छेपित होने से क्या बना? तो हिमालय बना। तो मतलब कि जब भी दो महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी तो एक रिजल्टेंट के रूप में क्या बनना है? वलित पर्वत बनना ही बनना है। तो आप इसमें देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, तो इसका हम यहाँ पर परिणाम लिखते हैं, यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका प्रभाव क्या दिखता है। तो प्रभाव में अगर हम बात करेंगे तो पहला प्रभाव क्या बना? पहला प्रभाव आपका वलित पर्वत, जिसको आप मोड़दार पर्वत कहते हैं, वो बना, फोल्डेड माउंटेन बना। गौर कीजिए, आपको हम क्या बताए थे कि दो प्लेट जब आमने सामने आ रहे हैं तो बीच में स्थित जो भाग है उसको भूसन्नति कहा जाता है। तो इस भूसन्नति के अवसादों का ही मोल्ड हुआ है, फोल्ड हुआ है। तो इसलिए भूसन्नति को या जियोसिंक्लाइन को द क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा जाता है, मतलब कि पर्वतों का पालना, पर्वतों को बनाने वाला। तो याद रखिएगा, भूसन्नति को पर्वतों का पालना या द क्रेडल ऑफ माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो वलित पर्वत यहां बनेगा जब भी महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर होगी। दूसरा इसमें क्या होगा आपका, अब खुद गौर कीजिए, अब देखिए यहां पर ये जाकर नीचे जाकर गल रहा है। अब गलेगा तो दुर्बलता मंडल का एरिया तो लिमिट है, इस एरिया में जब मैग्मा गलेगा तो वहां पर इसका आयतन बढ़ेगा कि नहीं? वो जो दुर्बलता मंडल को एक झोला मान लीजिए, उसमें मैग्मा भरेगा तो एक समय भरेगा ना, वो निकलने की कोशिश करेगा। और ऐसे भी मैग्मा के साथ साथ बहुत सारे गैसेस भी होती है जो बाहर की तरफ निकलने का कोशिश करेगी। तो ये जो गल रहा है यहाँ वाला भाग, ये गलने के बाद ये कोशिश कर रहा है कि निकले कैसे मैग्मा। तो ये निकले कैसे, इसके प्रयास में है। मगर दिक्कत क्या हो गया है कि एक तो खुद इस मुड़ने से इतना ऊंचा पहाड़ बन गया है, तो एक तो ऐसे ही निकलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा चीज कि इतना मोटा मोटा क्रस्ट है, क्योंकि दोनों महाद्वीपीय प्लेट है तो मोटाई बहुत ज्यादा है, तो निकल नहीं पा रहा है मैग्मा, दबाव डाल रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो मतलब कि जब भी महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर होगी तो वहां पर ज्वालामुखी के आने की संभावना कम, मगर भूकंप के आने की संभावना अधिक होगी। इसी कारण हिमालय न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र है। आप देखते हैं इस हिमालय पर स्थित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन के इलाके जो हैं वो, यहाँ पर आए दिन भूकंप की घटनाएं घटित होते रहती है। और भूकंप की घटना ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई एग्जाम्पल हैं जहां 6, 7, 8 तक के रिक्टर पैमाने के भूकंप आए हैं। तो भूकंप तो आते ही हैं ज्यादा, साथ साथ बड़े रिक्टर पैमाने के बड़े प्रभावशाली भूकंप भी यहाँ पर आते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है, ये निकलने की कोशिश करता है परंतु थिकनेस ज्यादा होने के कारण ये बाहर निकल नहीं पाता है। तो दूसरा घटनाक्रम यहाँ पर क्या लिखेंगे? भूकंप की प्रबल संभावना। संभावना क्या? भूकंप आएंगे ही, संभावना लिखना ही गलत। भूकंप आते। तीसरी घटनाक्रम क्या होगी? अब नीचे चट्टान गया, अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये नीचे जा रहा है ये क्रस्ट, अब यहां पर जो चट्टान था वो धीरे धीरे घसक कर कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। अब ये चट्टान पर जो ऊपर से दबाव था उसके तुलना में यहां पर दबाव बढ़ गया। तो आप लोग चट्टान चैप्टर तो जरूर पढ़े होंगे, उसमें आपने क्या पढ़ते होंगे कि चट्टान के 3 प्रकार, एक आग्नेय चट्टान जो मैग्मा के जमने से बना, दूसरा अवसादी चट्टान जो अवसादों के जमाव, परतों में जमाव से बना, और तीसरा रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान में आप पढ़ते होंगे कि जब तापमान और दबाव के प्रभाव से किसी चट्टान का रूप, उसके अंदर की संरचना बदल जाती है, उसको रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो कोई चट्टान जो कि पहले यहाँ था उस पर कुछ प्रेशर था, अब यही चट्टान थोड़ा धरती के नीचे आ गया, उस पर प्रेशर बढ़ गया तो उसका रूप भी क्या हो गया? आपका बदल गया। तो किताबों में क्या लिखता है? महाद्वीप महाद्वीप टक्कर से या इससे चट्टानों में विरूपण आ गया। तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, तो वही चट्टान का रूप बदल जाता है आपका। तो डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक। चट्टानों का विरूपण, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश की है। अब आइए इसके बाद हम लोग दूसरे टक्कर की बात करेंगे।
ठीक है, थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है मगर एक लास्ट करके इसमें हम समाप्त करेंगे। दूसरा आइए, दूसरी कंडीशन होगी जब एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट हो, महाद्वीपीय एवं और दूसरी तरफ महासागरीय हो। महासागरीय टक्कर, इसको अब यहां हम लोग जो प्लेट देखे थे, यहाँ क्या देखे थे हम लोग, यहाँ यही देखे थे। ये देखिए दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है ना, इस प्लेट के का जो इधर का बाउंड्री है वो स्थल पर ही है, इधर भले अटलांटिक महासागर इसमें आ गया है, तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो है वो पश्चिम के डायरेक्शन में यहाँ पर स्थल पर ही समाप्त होता है। इसके बगल में नजिका और प्रशांत प्लेट है जो कि पूरी तरीके से महासागरीय प्लेट है। यहाँ ये भी बताते चले, आपसे पूछेगा महासागरीय प्लेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर। ये महासागरीय प्लेट जो है वो किसके नीचे जा रहा है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशांत प्लेट एक महासागरीय प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का ये सीरा स्थल है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट है। ऐसे उत्तरी अमेरिका प्लेट में भी यहाँ पर एक किनारे का जो भाग देखते हैं स्थल पर एक लगभग खत्म होता है और इधर प्रशांत प्लेट है, तो मतलब कि यहाँ पर भी प्रशांत प्लेट अंदर जा रहा है, तो मतलब महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी घटनाक्रम हो रही है वो किसका एग्जाम्पल है, महासागरीय और महाद्वीपीय का प्लेट का टक्कर का। यही दो एग्जाम्पल याद रखना है और है भी यही, मूल यही है आपका। चलिए अब आइए इसमें देखिए, तो महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट में चलिए फिर से एक मैप को बनाते हैं। ये मान लेते हैं हम प्लेट संख्या 1 है और ये मान लेते हैं हम इसको महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरा प्लेट को हम मानते हैं यहाँ पर जो कि जिसका क्रस्ट छोटा होगा, ये है आपका क्या, ये है महासागरीय प्लेट। इसके ऊपर क्या है, पानी है, ये है, और ये प्लेट इस डायरेक्शन में, ये प्लेट इस डायरेक्शन, आमने सामने विनाशी पे पड़ रहे हैं लोग। चलिए दोनों की टक्कर हुई, दोनों की टक्कर हुई। हो सकता है कि इसमें कोई भी भारी हो सकता है, परंतु अमूमन जिसमें जल भरा हुआ होता है वो ज्यादा भारी प्लेट होता है। ज्यादा बड़े भाग पर अगर महासागर है तो उसके कारण उसका वजन ज्यादा पड़ता है, दबाव उस पर ज्यादा पड़ता है, तो इसके कारण जनरली भारी प्लेट महासागरीय ही होता है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पर ऐसे बनाए कि अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका, ये फिर से ये बनाए हम महाद्वीपीय, पहले ऐसे करके इसको अंदर की तरफ, ये महासागरीय जो कि अंदर जा रहा है, पतली प्लेट है, ये गई आपकी, और ये रहा आपका महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, ये महाद्वीपीय प्लेट, ये है आपका महासागरीय प्लेट जो कि नीचे की तरफ गया आपका, नीचे जाके जो हम बताते हैं वो गलेगा आपका, वैसा यहाँ पर भी हुआ, ये गला आपका। अब देखिए जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये चीज गौर करना है कि महाद्वीपीय दोनों जब प्लेट थी तो यहाँ पर दोनों तरफ से नदी आती थी और गिरती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ के नदियों के सोर्स से यहाँ पर मिट्टी जमा हो रहा था आपका। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही सोर्स है जो नदी से अवसाद लाएगा, तो यहाँ थोड़ा अवसाद कम हो जाएगा, तो अवसाद कम होगा तो यहाँ पर उतने ऊंचे पर्वत कम बनेंगे। मगर हाँ, तो यानी कि सबसे ऊंचे पर्वत वलित पर्वत कहाँ बनेंगे, जब महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर होगी। मगर यहाँ पर भी वलित पर्वत बनेगा, यहाँ पर वलित पर्वत बना। ठीक, तो आप यहाँ पर अगर हम देखेंगे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट बनता है तो उसका परिणाम नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहला चीज की यहाँ पर भी वलित पर्वत बनेंगे। ठीक है ना,
चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम। क्या महाद्वीपीय प्लेट, याद कीजिए हम क्या बताए थे आपको अभी, दक्षिण अमेरिका, आप उत्तरी अमेरिकी प्लेट भी ले सकते हैं। और इसके विषय में क्या बताए थे, ये आपका प्रशांत प्लेट है। तो याद कीजिए कि आपको दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका अगर हम मानते हैं दक्षिण अमेरिका है और इधर प्रशांत महासागर है, तो इन दोनों प्लेटों की जब टक्कर हुई, प्रशांत अंदर की तरफ जब गया, तो यहाँ पर कौन सा पहाड़ बन गया, यहाँ पर बन गया आपका, यहाँ पर जो है वो बन गया आपका एंडीज पर्वत, बना कि नहीं, एंडीज पर्वत बन गया आपका। तो यानी कि वलित पर्वत तो बनेगा लाइक एंडीज। यहीं पर अगर हम उदाहरण ले लेंगे दक्षिण अमेरिका की बजाय उत्तरी अमेरिका, तो वहां भी प्रशांत उसके अंदर जा रहा है, तो इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा रॉकीज पर्वत। तो एंडीज वलित पर्वत तो बना यहां पर भी। दूसरा परिणाम क्या होगा, दूसरा परिणाम देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं कौन सा, यहां पर ये जो ये देख रहे हैं गड्ढा टाइप का, ये जो बन रहा है टकराव के बीच में, यहाँ जो ये किनारे का एक गड्ढा टाइप का बन रहा है, यही गर्त होता है। तो महासागरीय गर्त का निर्माण होगा। जल्दी पकड़ाता ही नहीं। तो गर्त बनेंगे आपका, जैसे कि आप अगर एटलस है आपका, तो अभी खोल के देखिए, आप घर पर जाकर देखिएगा, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के किनारे किनारे एटलस में यहाँ लिखा होगा चिली, पेरू, गर्त, यानी कि इसके किनारे किनारे ये गर्त है। वही गर्त कौन है, जहां पर ये घुस रहा है उसी जगह जो भी शेप बनाती, ये घटनाक्रम हो गया। तीसरा चीज कि इसके ऊपर क्या अभी देखे थे, इसके ऊपर पानी है ना, ये तो महासागरीय गर्त। अब इस बात की संभावना तो होगी बिल्कुल कि ये पानी का कुछ भाग रिस रिस कर कहाँ जाएगा, आपका दुर्बलता मंडल वाले भाग पर। तो जब आप गर्म तवे पर पानी छिड़ते हैं तो गैस निकलता है ना, तेजी से छन्न से करेगा आपका। तो जब ये पानी की बूंदें जब नीचे जाती होंगी, रिस रिस करती है, मैग्मा पर पड़ती होगी, तो खूब गैस जनरेट करती होगी। और गैस जितना जनरेट करेगा तो मैग्मा जितना धक्का नहीं लगाएगा, उतना वाष्प धक्का लगाता है बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा, ऐसे स्थिति में ये वाष्प जो है वो ये बाहर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा और निकल भी जाएगा, या निकलने की संभावना अधिक होगी। क्यों, क्योंकि एक प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय होने के कारण तो मोटा है, परंतु दूसरा महासागरीय प्लेट है जो कि पतली प्लेट, तो उसको तोड़कर बाहर निकलना आसान है। तो गर्त वाले भाग के या उसके आसपास के भाग से ज्वालामुखी निकल सकता है। तो यहां से आपको मैंने जो ये पर्वत बनाया है ना, इसी पर्वत में सोर्स होंगे ज्वालामुखी के। जैसे एंडीज पर्वत में आपको बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत मिल जाएंगे, जैसे कि एंडीज में आपको क्या मिलेगा, आप लोग नाम पढ़े होंगे अकांकागुआ, ये एंडीज का ही भाग है। और उसमें ये है, आपने नाम सुना होगा ओजोल डेल सेलेडो, नहीं सुना है तो याद करना होगा, ओजोल डेल सेलेडो। आप चले जाइए इक्वाडोर में तो आपको मिलेगा चिम्बाराजो, आपको मिलेगा कोटोपैक्सी। ये सभी क्या है, ये सभी एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित ज्वालामुखी हैं। तो एंडीज एक वलित पर्वत तो है ही, साथ साथ ज्वालामुखी पर्वत भी है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है। वैसे रॉकीज पर्वत में जब जाइएगा तो एटलस खोलिएगा और अमेरिका के पश्चिम हिस्से में जाकर देखिएगा, आपको 3 माउंटेन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कौन, एक मिलेगा रेनियर, माउंट रेनियर, एक मिलेगा माउंट सस्ता, एक मिलेगा माउंट हुड। तो मैं कुछ प्रमुख पर्वतों ज्वालामुखी के नाम बताता हूं, ये रॉकीज में। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं बन रही है, तो मतलब कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा चीज कि यहाँ पर वलित पर्वत तो बनेंगे, गर्त तो बनेंगे, साथ साथ यहाँ पर किसके आने की संभावना अधिक होगी, ज्वालामुखी की संभावना अधिक। आपका दक्षिण अमेरिका के किनारे किनारे, उत्तरी अमेरिका के किनारे किनारे बहुत सारे हैं। इक्वेडोर में तो एक साथ 22 ज्वालामुखी का सीरीज है। तो आप देख रहे हैं ये बना आपका। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ भूकंप नहीं आएगा, तो भूकंप आएगा। तो बोलेंगे आप कैसे आएगा भूकंप, तो चौथा भूकंप भी आएगा। ये भी समझना बहुत आसान है, भूकंप कैसे आएगा। मान लेते हैं कि ये आपका
ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी की नली है, ठीक। तो अब इस नली से जब वॉल्केनो मैग्मा बाहर की तरफ जाएगा तो दोनों तरफ निकल के बिछेगा। अब मान लीजिए कि आज वॉल्केनो आया या किसी भी समय वॉल्केनो आया और धीरे धीरे वो जब ये शांत हुआ तो इसके नली के अंदर जो मैग्मा है ये जमकर चट्टान बन गया आपका। अब 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल बाद जब भी आएगा इसमें अगला उद्गार, तो अगला उद्गार जो होगा वो क्या करेगा, ये जो अब उस उद्गार उस एरप्शन की तीव्रता पर निर्भर करता है कि अब मान लीजिए कि अगला उद्गार हुआ और इसको तेजी से निकला, हो सकता है कि वो यहीं तक तोड़ पाए, इतना प्रेशर हो कि इसी जगह के चट्टानों को तोड़ पाए, तो ज्वालामुखी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और अगर तोड़ते हुए सड़सड़ा के पूरा ऊपर की तरफ क्या हो गया, ये निकल गया, तब भी ज्वालामुखी आएगा और भूकंप आएगा। तो दोनों स्थितियों में भूकंप तो आएंगे ही आएंगे आपके, धीमे गति से आएगा तो भूकंप नहीं आएगा। तो ज्यादा संभावना ज्वालामुखी की तो है ही, भूकंप की भी संभावना। तो हम क्या देखें इसमें, हम देखें इसमें दोनों में महाद्वीपीय टक्कर का क्या परिणाम है, उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट की कौन सा एग्जाम्पल है वो भी देखा, कुछ हमने ज्वालामुखी पर्वत भी देखे, सारे परिणाम भी देखे। ये सारा सेगमेंट प्लेट टेक्टोनिक है। तो आप यहाँ पर एक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आप यहाँ पर भूकंप भी पढ़े हैं। आप जब भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक परिप्रशांत वलय में आता है, प्रशांत महासागर के किनारे। तो देखिए प्रशांत महासागर के किनारे आपको ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है, तो आप आधा वहां का भी कवर कर लिए हैं चीजों को। मगर इस चैप्टर को, इस सेगमेंट को हम ज्यादा नहीं ले जाएंगे एक दिन में, क्योंकि हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो आपको। मगर अगर इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा तो ये आपके भूकंप और ज्वालामुखी में भी काम आएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, और हम लोग जो है वो ये 2 दिन जो होली का पर्व है इसको अच्छे तरीके से आप मनाइए, और उसके बाद आइए एक नए डिटर्मिनेशन के साथ और जुड़िए इस चीज़ को और आगे बढ़ाइए अपने प्रिपरेशन को आपका। तो ठीक है, और जो लोग जेपीएससी मेंस भी देना चाहते हैं तो उनकी भी सिलेबस बहुत हद तक कवर हो रही, तो मेंस की भी आप क्लासेस भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी होली। थैंक यू।